अच्छा, आवाज़ ठीक ठाक आ रही है ना? ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास के जस्ट एंड में मैंने ये एग्जांपल बताया था कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कभी भी होता है अगर, तो उसका मतलब है दोनों चीज़ें होंगी। फोर्सेस भी बैलेंस्ड होंगी, फोर्सेस अगर बैलेंस्ड है तो उसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और अगर टॉर्क्स भी बैलेंस्ड है तो उसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक, ये दोनों चीज़ें होती है तो फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहता है। बट ज़रूरी नहीं कि हर केस में जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो तो दोनों ही चीज़ें हो। समटाइम्स वन और दी अदर नहीं होता है तो उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, उसका एग्जांपल मैंने इसके थ्रू दिया था कि सपोज़ एक रॉड है, उसके दो सपोज़ वो हिंज्ड है, उसके दोनों एंड पे फोर्सेस लग रही हैं। ठीक, अब दोनों एंड पे अगर फोर्सेस लग रही होंगी तो इन दैट केस हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इक्विलिब्रियम है, मतलब कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड एग्जैक्टली मत समझो, आप समझो कि ये इस प्लेन पे पड़ा हुआ है और इस पे दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो ऑन द प्लेन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स 2F इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। हम्म, तो इसलिए नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो अब देखो, टॉर्क की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा या किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे मेरे को पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये जो बीच वाला पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके अबाउट अगर मैंने टॉर्क देखा इन दोनों फोर्सेस का, तो नेट टोटल टॉर्क कितना आएगा, समीशन टी अगर मैं निकालूंगा वो आएगा, एक तो इस वाली फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो वो हो जाएगा एफ इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, ए। तो ये हो गया एफ इंटू ए इस डायरेक्शन में, प्लस अब दूसरे वाला जो फोर्स है उसका आप देखोगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ए है, तो ये हो जाएगा एफ, ये भी हो जाएगा एफ इंटू ए। बट ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो इसको मैं ले लूँगा एफ इंटू ए माइनस एफ इंटू ए, तो ये ज़ीरो हो गया, नेट टॉर्क ज़ीरो हो गया, नेट टॉर्क ज़ीरो हो गया। अब देखो, ध्यान रखो इस बात का कि नेट टॉर्क ज़ीरो हुआ है इस पॉइंट के अबाउट, सी के अबाउट। ठीक है, तो नेट टॉर्क अबाउट सी इज़ ज़ीरो, नेट टॉर्क अबाउट सी इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है कि सी के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सी। मैंने अगर कोई और पॉइंट लिया होता तो ज़रूरी नहीं है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता। अगर मैंने इस पॉइंट को ले लिया होता एक्सेस, तो इस केस में आप बोलते कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसे देख के तो लग नहीं रहा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हिंज की। अगर ये एक इमेजनरी हिंज है, मतलब मैंने बस ऐसे मान रखा है कि मान लेते हैं यहाँ पे हिंज है, तो अगर यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसको हिंज नहीं कर रखा तो ऐसे में क्या होगा, ये दो फोर्सेस लगेंगी तो ये चीज़ नीचे मूव करने लगेगी। ठीक है, और एट द सेम टाइम इसका कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं, ये तो आपको क्लियर है ना कि ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में आएगा। हम्म, ठीक है, तो ठीक है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूँ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ज़ीरो आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन चेक करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल कंपोनेंट चेक करते हैं कि क्या ट्रांसलेशनल मोशन होगा, मतलब क्या वो इक्विलिब्रियम में है, क्या फोर्सेस बैलेंस्ड है, पहले वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ज़ीरो है, तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होगा। ठीक, इन जनरल क्या होता है ना कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा होता है और उसमें अलग अलग फोर्सेस लग रही होती है तो उसका रोटेशन जो होता है वो जनरली सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, अगर उस पर कोई और अलग अलग से हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है तो। कंस्ट्रेंट का मतलब किसी और पॉइंट पे मैंने अगर फिक्स नहीं किया हो तो।
मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने हिंज के अबाउट फिक्स कर दिया होता तो फिर तो फोर्सेस भी बदल जाती। आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है और मैंने यहाँ पे अगर हिंज कर रखा है तो हिंज भी तो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा सो एज टू बैलेंस दीज टू फोर्सेस। आपने देखा भी होगा किसी एक ब्लॉक ऑफ वुड को अगर आपने एक नेल से एक जगह फिक्स कर दिया तो उस पर अगर आप दोनों साइड पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे तो फिर वो आगे पीछे तो नहीं मूव करेगा ना। अब अगर फोर्स बढ़ाते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो नेल उखड़ के निकल जाएगा। ठीक, बट वो वैसे तो मूव नहीं करेगा। तो हिंज लगाने पे ये एक चीज़ ज़रूर होती है कि हिंज अपनी साइड से नॉर्मल फोर्स और लगाने लगता है। ठीक है, अब हिंज कैसा नॉर्मल फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाता है, वो डिपेंड करता है कि आपने उस पर फोर्सेस कैसे लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे। अगर ये एक्चुअली में हिंज्ड होता है इस पॉइंट पे तो ये हिंज एक नॉर्मल फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में लगाता। ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता। और कैसा मूवमेंट हो सकता है कि सपोज़ अगर ये इस तरीके से यहाँ पे हिंज्ड है, फिक्स्ड है, यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या है ना कि हिंज का फोर्स जो भी है ना वो इसको रोटेट होने से तो नहीं रोक पाएगा। रोटेट हो सकता है बट एक्चुअली में क्योंकि फ्रिक्शन भी होता है, रोटेट मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने में फ्रिक्शन होता है, तो इधर भी ये जो एक्सेस है, ये जो हिंज होगा वो एक नॉर्मल फोर्स अगेंस्ट द रोटेशन भी लगाता है इन एक्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकली अगर देखें तो। बट हम जैसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन जनरल कहीं पे भी हिंज होता है तो एक नॉर्मल फोर्स तो लगता है। ठीक है, बट ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम मान रहे हैं कि ये एक इमेजनरी हिंज है, ये एक एक्चुअल हिंज नहीं है, कि इमेजनरी हिंज है। इसके अबाउट हम मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल हमने देखा, रोटेशनल हमने देखा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है अबाउट दिस पॉइंट जो कि इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा कोइंसिडेंटली। तो इसका मतलब ये रोटेट नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बट क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये नीचे के डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा विद सम एक्सेलरेशन। ठीक, अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में क्या है कि जो फोर्सेस है अब एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, एफ अपर डायरेक्शन में और एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और दूसरी बात कि अब अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो समेशन टॉर्क अगर मैं निकालूँ अबाउट द पॉइंट सी तो वो एफ इंटू ए एंटी क्लॉकवाइज प्लस एफ इंटू ए ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 2 टाइम्स एफ ए आ गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब नेट फोर्सेस का टॉर्क इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब ये जो फोर्सेस है ये इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो ऐसे में ये तो चलो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, या इन अदर वर्ड्स लीनियर मूवमेंट नहीं होगा, बट रोटेशनल मूवमेंट तो ज़रूर होगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये लास्ट क्लास के एंड में मैंने डिस्कस भी किया था। बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल रेलेवेंट क्यों है, ये सेकंड एग्जांपल रेलेवेंट इसलिए है, एक सेकंड ये, हाँ, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज़ हमें दिख रही है ना ये एक कपल होता है। ठीक है, कभी भी दो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, जिनके लाइन ऑफ एक्शन में कुछ डिस्टेंस है और वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो उसको एक कपल कहते हैं। ठीक है, सो अ कपल इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेस दैट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। ठीक, तो इस रॉड पे ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, इन दोनों को अगर आप एक साथ कंसिडर करो दीज कंस्टिट्यूट अ कपल। और कपल की एक खास बात ये होती है कि कपल के केस में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा बट रोटेशन होगा। कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। तो इसके सब दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल आपका ये है कि जब आप किसी भी जार को ओपन करते हो ना, जार का लिड अगर ओपन करते हो तो वहाँ पे आपके फिंगर्स के द्वारा जो फोर्स लगता है ना जार के लिड पे वो एक कपल कंस्टिट्यूट करता है।
कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये इस चीज़ को रोटेट करवाता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन। एक और एग्जांपल होता है जो कंपास नीडल मूव करता है ना, कंपास नीडल का जो मूवमेंट होता है अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, वो भी एक कपल कंस्टिट्यूट करता है। उसमें होता क्या है कि इसका जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टू अ गिवन डायरेक्शन, जो साउथ पोल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वैसे देखें तो जो नॉर्थ पोल होता है कंपास का, उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है अलोंग दी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, और ये जो साउथ पोल होता है कंपास का, उस पर जियोग्राफिक साउथ पोल के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक, इस वजह से ये रोटेट करता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन। तो ये काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स है कपल्स के। ठीक, तो कपल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और कपल एग्जैक्टली कैसा मोशन प्रोड्यूस करता है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, बाकी अभी एक आधा एग्जांपल करते हैं इस पर। तो ये आपके एनसीईआरटी का 7th नंबर एग्जांपल है, जहाँ आपसे पूछा गया शो दैट द मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ अ कपल, मोमेंट का मतलब कपल तो चलो वो दो फोर्सेस हो गई, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स मतलब मोमेंट ऑफ अ फोर्स टॉर्क। हमें ये दिखाना है कि टॉर्क ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट। देखो मोमेंट बहुत चीज़ों का हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए जो हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है, समीशन एम इंटू आर जब आप निकालते हो ना, ये हो जाता है मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास। ठीक इसी तरह एफ इंटू आर निकालते हो ना समीशन, वो हो जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी चीज़ का मोमेंट अगर डिफाइन करना है ना, तो उसको सिंपली आप डिस्टेंस या डिस्टेंस के किसी एक हायर ऑर्डर फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मोमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हो गया मोमेंट ऑफ मास। ठीक इसी तरह मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम समीशन आर इंटू पी। ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम और भी चीज़ें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने ये प्रूव करना है मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ इक्विलिब्रियम में ऑफ अ बॉडी जब मैं बता रहा था टॉपिक इस वाले चैप्टर में, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी याद रखने को, कि कभी भी अगर नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अगर ज़ीरो हो तो उस पर जो भी नेट टॉर्क होगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा। ये मैंने डिस्कस किया था, ये मैंने आपको बताया था कि इसका अभी प्रूफ तो हम कर नहीं सकते, कुछ स्पेसिफिक सिंप्लीफाइड केस के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दो सिंपल केसेस जहाँ पे मैं ये चीज़ प्रूव कर पाऊँगा कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो नेट टॉर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता किस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ वन सच एग्जांपल। तो कपल है, कपल का मतलब एग्जैक्टली क्या है, दो पॉइंट्स है। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है। अच्छा रॉड भूल जाओ, सपोज़ कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके दो एंड्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही है। सपोज यहाँ पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट वे में। ठीक है, तो ये एफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे एफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए बी, जिसका लेंथ मान लेते हैं एल है सपोज। ठीक, अच्छा इनफैक्ट ऑब्जेक्ट मानने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं एक बहुत बड़ा सा रिजिड बॉडी है, उसके एक पॉइंट पे एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफ एक पॉइंट पे एफ अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये कोई ऐसा एक बड़ा सा रिजिड बॉडी है। ठीक, ठीक है, अच्छा अभी देखो एफ़ यहाँ पे डाउनवर्ड, एफ़ यहाँ पे अपवर्ड। अब इन दो फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, मतलब इन दो फोर्सेस का जो टॉर्क है वो अगर मैं निकालने जाऊँ तो टॉर्क में किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूँ। ठीक है, मेरे को ये प्रूव करना है कि चाहे मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँ टॉर्क सेम आएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कहीं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ अपना। ठीक है, तो ऐसे में एक सेकेंड श्रीमोन, हाँ ठीक है, तो
इसको मैंने ओरिजिन अगर बोल दिया तो मान लेते हैं कि इसका जो भी पोजीशन वेक्टर है वो आर ए है सपोज़, और बी का जो भी पोजीशन वेक्टर है सपोज़ वो आर बी है। ठीक है, अब देखो ओरिजिन मैंने कोई भी रैंडम एक पॉइंट ले लिया। ठीक, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे जो मैं टॉर्क निकालूंगा इन दो फोर्सेस की वजह से वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर्स है, देन मेरा काम हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा अब टॉर्क में अब जब कपल की बात करते हैं तो ये चीज़ बताना इंपॉर्टेंट होता है कि ये दो फोर्सेस हैं, चलो हैं ठीक है, बट इनके बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो भी हमें बताना होता है। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो डी है सपोज़। ठीक, अच्छा अब ओ के अबाउट अगर मेरे को टॉर्क निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा इस पॉइंट ओ के अबाउट। तो लेट्स से टॉर्क मेरे को निकालना है समीशन ऑफ द टॉर्क अबाउट ओ। तो अबाउट ओ अगर मेरे को निकालना है तो वो हो जाएगा आर क्रॉस एफ करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ठीक है, तो देखो ये पहले वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन ऑफ एक्शन का ओ से कितना डिस्टेंस है मेरे को पता नहीं, मान लेते हैं दैट इज़ एक्स, सपोज दिस इज़ एक्स। ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है सपोज, सपोज दिस डिस्टेंस इज़ एक्स। अगर ये डिस्टेंस एक्स हुआ तो ये जो दूसरा वाला फोर्स है कपल का, जो दूसरा वाला फोर्स है उसके लाइन ऑफ एक्शन का इससे जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर होगा, मतलब डी माइनस एक्स के बराबर होगा, है ना? ये क्लियर है ना? हेलो, ठीक है, तो ये एक्स और ये डी माइनस एक्स। तो अब मैं अगर टॉर्क निकालूँ ओ के अबाउट तो पहले वाले फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा आर क्रॉस एफ, और वो आर क्रॉस एफ होता है इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू, मतलब फोर्स ले लो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये एक इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ा था ना टॉर्क का। या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी रख सकते हो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी आप रख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को और जनरलाइज कर देते हैं, मैं वेक्टर फॉर्म में इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ भूल जाओ, मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल देता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन के टर्म्स में ना करके वेक्टर फॉर्म में कर देते हैं। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, तो ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो अगर एफ वेक्टर है तो बी पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है वो माइनस एफ वेक्टर होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? कपल का मतलब ही ये होता है, कपल का मतलब ही तो होता है ना कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। अगर ये कपल है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन ही होता है कपल का। तो इसलिए ये जो दो फोर्सेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस डी है, दोनों फोर्सेस को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एक को अगर मैंने एफ वेक्टर लिखा तो दूसरा वाला अकॉर्डिंगली माइनस एफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा और अच्छे से बताने के लिए एफ फोर्स एट ए और फोर्स एट बी के टर्म्स में लिख दिया कि एक अगर एफ होगा दूसरा माइनस एफ होगा। ठीक, अब मैं टॉर्क अबाउट ओ अगर निकालने जाऊँ, नेट टॉर्क अबाउट, तो समेशन टी लिख देता हूँ मैं इसको, अबाउट ओ। अब मैं वेक्टर फॉर्म में करूँगा तो ये हो जाएगा आर ए वेक्टर क्रॉस एफ ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर क्रॉस एफ बी वेक्टर। ठीक, अच्छा, तो ये हो जाएगा आर ए वेक्टर क्रॉस एफ ए है एफ प्लस आर बी वेक्टर क्रॉस एफ बी है अब माइनस एफ। तो ये माइनस साइन में बाहर लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा आर ए क्रॉस एफ माइनस आर बी क्रॉस एफ। बन रहा है? तो इसको मैं अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट दिस इज़ आर ए
दिस इज आर ए माइनस आर बी क्रॉस एफ। आर ए माइनस आर बी क्रॉस एफ। अब देखो आर ए माइनस आर बी एग्जैक्टली क्या है। ये आर ए है, ये ए बी वेक्टर है। आर ए प्लस ए बी इक्वल टू आर बी में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना मैं। या फिर आप इसको ऐसे देखो, ये रिलेशन तो हमेशा ही होल्ड करेगा कि आर ए प्लस ए बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। अच्छा ऐसा नहीं लिखते हैं, आर बी के टर्म्स पे देखते हैं, क्योंकि फाइनली मेरे को आर ए माइनस आर बी निकालना है कि क्या है। ठीक है, आर बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर इज इक्वल टू आर ए वैक्टर। ये भी मैं लिख सकता हूँ, आर बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर इज इक्वल टू आर ए वैक्टर, है ना। तो इसका मतलब आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर दिस इज इक्वल टू बी ए वैक्टर। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आर ए माइनस आर बी निकालना है, तो आर ए माइनस आर बी वैक्टर दिस इज इक्वल टू बी ए वैक्टर। ठीक, ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये बन जाएगा बी ए वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। ठीक है, अब इस चीज़ का अगर मैं अच्छा, अब अब ये ए बी वैक्टर है, सॉरी ये बी ए वैक्टर है, ये एफ वैक्टर है। ठीक है, अब जो भी मतलब ठीक है, किसी एक को मैंने एफ वेक्टर माना है, मान लेते हैं इसको मैंने एफ वेक्टर माना है, तो अकॉर्डिंगली दूसरा वाला माइनस एफ होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, बी ए वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इतना तो आपको क्लियर है ना कि बी ए वेक्टर और एफ वेक्टर जिस भी प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, दूसरी बात, अब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ टॉर्क का, बी ए क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ तो ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालता हूँ अगर मैं टॉर्क का, ये आ जाएगा बी ए है कितना एग्जैक्टली, बी ए मैंने डी लिखा है इंटू एफ, एफ का मैग्नीट्यूड एफ है, इंटू साइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन देम, है ना, साइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन देम। तो अब खैर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं तक ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बी ए और एफ, इसमें ना आर ए दिख रहा है ना ए आर बी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ ए बी आ रहा है। और ए बी तो एक, सॉरी बी ए आ रहा है, और बी ए तो एक तरीके से आपका एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का वेक्टर है, ये ओरिजिन पे तो डिपेंड नहीं करेगा, है ना। बी ए वेक्टर जो है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, ये ओरिजिन पे तो डिपेंड नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे तो डिपेंड नहीं करता है ना, कहीं भी चले जाओ डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। यहाँ ओरिजिन ले लिया तो भी बी ए वेक्टर तो बी ए वेक्टर के बराबर ही रहेगा ना, इट विल नॉट चेंज, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होने वाला। तो इसलिए बी ए क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से हमें दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। ठीक, या फिर आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख दो, तो ये हो जाएगा डी इंटू एफ इंटू जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, और इनमें से कोई सी भी चीज़ ओरिजिन के चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू डी इंटू एफ इंटू साइन थीटा, वे थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डी एंड एफ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया कि 90 डिग्री दिख रहा है, बट इन जनरल 90 डिग्री ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में तो दूसरा वाला फोर्स इस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंगली इनके बीच का एंगल जो है 90 नहीं है बट सेम है, और इनमें से कोई सी भी क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ओ, ऑन दी ओरिजिन। तो इसलिए जो टॉर्क हमने निकाला वो डिपेंड नहीं करता, ओ से लेके मैं अगर किसी और पॉइंट ओ डैश पे भी चला जाता ना, तो इसको दिखाने का तरीका ये है कि ये ओ के अबाउट मैंने लिख लिया,
अब मैं एक और पॉइंट ओ डैश सिलेक्ट कर लूँगा, उसके अबाउट अब मैं फिर से टॉर्क निकाल सकता हूँ। उसके अबाउट भी अगर मैंने टॉर्क निकाला तो वो बी ए वैक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सेक्शन है एनसीईआरटी में, बट यहाँ पे एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ लीवर डिस्कस किया गया है कि लीवर वर्क कैसा करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो उसके लिए पहले हमें ये डिस्कस करना है कि एक आइडियल लीवर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं। आइडियल लीवर क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स को हम क्या क्या नाम देते हैं। ठीक, तो आइडियल लीवर तो एक लाइट रॉड होता है जिसका मास नेग्लिजिबल है और जिसको किसी एक पॉइंट पे हमने पिवट कर रखा है अलोंग इट्स लेंथ। तो इट इज़ अ लाइट रॉड जिसको हमने अलोंग इट्स लेंथ किसी एक पॉइंट पे मैंने पिवट कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसको मान लो पिवट कर रखा है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया आपका एक आइडियल लीवर। इसका मास जो है m इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स, अच्छा ठीक है, ये तो आइडियल लीवर हो गया। बट नॉर्मल लीवर में क्या होगा, ये जो जो भी रॉड रखा होगा हमने, इसका कुछ मास होगा। अब इसको यूज़ कहाँ आता है मेनली? इसको यूज़ हम करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, कि हम यहाँ पे एक मास रखेंगे, यहाँ पे एक मास रखेंगे और लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब ठीक है, नॉर्मली यूज़ ये होता है कि कोई एक भारी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं और कोई एक हल्का ऑब्जेक्ट तो नहीं, मतलब जैसे आप खुद फोर्स लगाते हो, आप खुद फोर्स लगाते हो और एक भारी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करते हो यहाँ पे फोर्स लगा के। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे एक वेट रखा जाता है और यहाँ पे आप एक खुद फोर्स लगाते हो। तो अब जो खुद फोर्स लगा रहे हो उसको हम एफर्ट बोलते हैं और यहाँ पे जो आपने मास रखा है उसको हम लोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि पिवट जो है वो हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता लोड से और एफर्ट से। वो डिस्टेंस थोड़ा सा हम वैरी करते हैं। और वैरी हम क्यों करते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इन जनरल क्या होता है, जो एफ़र्ट होता है ना, एफ़र्ट ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है इस हिंज से, और जो लोड है वो कम डिस्टेंस पे होता है। बट एनीवे, ये जो आपका पिवट है पी, वैसे इस पॉइंट को फल्क्रम बोला जाता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो लोड है, लोड का जो डिस्टेंस है फल्क्रम से, उसको मान लेते हैं ये D1 है और ये D2 है। तो लोड का जो डिस्टेंस है उसको हम लोड आर्म कहते हैं। और जो एफर्ट जो हमने लगाया, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं अपने साइड से इस लोड को लिफ्ट करने के लिए, उसको लो उस डिस्टेंस को हम एफर्ट आर्म बोलते हैं। लोड आर्म और एफर्ट आर्म। ठीक है, वैसे देखें तो ये जो प्रिंसिपल मोमेंट्स कुछ नहीं, वो सिंपली रोटेशनल इक्विलिब्रियम है एक तरीके से। ठीक, तो होता ये है कि हमने यहाँ पे एक भारी ऑब्जेक्ट को रखा और हम यहाँ पे खुद को फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने इसको बैलेंस कर दिया तो उसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि मैंने जो फोर्स लगाया और ये लोड फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों की वजह से जो भी फोर्सेस लग रही हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्सेस पूरी तरह बैलेंस भी हो रही है और उनकी वजह से जो जो टॉर्क लग रहा है वो भी पूरी तरह बैलेंस हो रहा है। ठीक, इसका यही मतलब हुआ, और वही एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है। ये जो लोड है, दिस इज़ द वेट टू बी लिफ्टेड, और ये जो एफर्ट है वो हमने जो फोर्स लगाया। अब इसका हम टेक्निकल साइड डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आपने एग्जांपल्स तो देखे होंगे डेली लाइफ में, ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ जहाँ कहीं भी आपने लीवर देखा होगा, जैसे कि सीसॉ होता है, या फिर जो आपका ये बॉटल ओपनर होते हैं ना, जो आपके बॉटल ओपनर होते हैं उनमें भी एक्चुअली एक लीवर होता है। बॉटल ओपनर हो गया, या फिर सीजर्स हो गए, या फिर एक बीम बैलेंस हो गया, जो जो
छोटे मोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का वेट मेजर करने के लिए पुराने टाइम में यूज़ होता था। अभी तो हर जगह डिजिटल बैलेंस मिलता है, बट पहले अगर ग्रॉसरी स्टोर में जाते थे, इनफैक्ट अभी भी बीम बैलेंस मिलता है। कोई छोटे मोटे अगर आप किसी वेजिटेबल सेलर के कार्ट से अगर वेजिटेबल लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो एक बीम बैलेंस यूज़ करता है, इस टाइप का एक बीम बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्केल सा लगा होता है, स्केल वाला अलग होता है, और एक तो वो होता है कि हाँ यहाँ पे वेट्स ऐड किए जाते हैं, यहाँ पे सब्जियाँ रखी जाती है और फिर वेट देखा जाता है। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ लीवर पे ही वर्क करता है। ये चीज़ इनिशियली तो मूव करेगी, फिर जाके एक टाइम पे बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस तब आता है जब एक तरीके से वेट्स बैलेंस हो जाती है, और जब बैलेंस हो जाता है तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम है। दोनों तरह का इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है, बट हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस का यहाँ पे आइडिया लगता है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि ये जो लोड है और जो ये एफर्ट है, इनका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट सेम नहीं होता है। सेम क्यों नहीं होता है, उसका एक कारण होता है। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, ये जो लोड होता है वो काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है, ये जो लोड है और ये जो हम एफर्ट डाल रहे हैं ये बैलेंस्ड है। तो लोड का वेट अगर, उसका मास अगर m है, तो इस पॉइंट पे एक mg डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। और मान लेते हैं ये जो एफर्ट मैं लगा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो एफर्ट सपोज f है, सपोज दिस इज़ f एंड दिस इज़ mg। ठीक है, तो अब क्यों, अगर ये चीज़ बैलेंस हो जा रही है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ये है कि दोनों दोनों तरह का इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल है तो ट्रांसलेशनल से हमें खास कुछ पता लग नहीं रहा है, हमें बस इतना पता लग रहा है कि हाँ ठीक है ट्रांसलेशनल है, इसका मतलब हो ये रहा होगा यहाँ से जो mg डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ से जो एफर्ट डाउनवर्ड लग रहा है, और इस पिवट से एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रही है। इतना हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से पता लग रहा है। ठीक है, और चलो वो एक साइड पे है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसके लिए मेरे को एक पॉइंट कंसिडर करना होगा। ठीक है, अब पॉइंट में कोई सा भी ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर तो नेट फोर्सेस आर बैलेंस्ड, देन हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेना, वो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली मैं ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ जो कि मेरे कुछ फोर्सेस को कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, या मैं यहाँ ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ ले सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली पता करना है कि ये mg और ये जो एफ़र्ट है, ये कितना एफ़र्ट डालने पे मैं इस चीज़ को बैलेंस कर पा रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली मेरे को इन दो में एक रिलेशन चाहिए। तो फिर मैं इन दोनों में से किसी भी एक के पॉइंट ऑफ एक्शन पे मैं एक्सेस अपना प्लेस नहीं करूँगा। मैं मान लेता हूँ मेरा एक्सेस यहाँ पे है, जो पिवट है वहीं पे है। ठीक है, मैं यहीं पे अपना एक्सेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा एक्सेस हो गया सपोज़। ठीक है, तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सेस, इसको मैं, ये पी पॉइंट है ना, हाँ ठीक है, पी से ही काम चला देते हैं। तो नेट टॉर्क समेशन टॉर्क अबाउट पी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब, अब टॉर्क एक एक करके लिखते हैं। एम जी का डिस्टेंस है d1 पॉइंट पी से, तो एम जी इंटू डी वन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस अब एफर्ट का अगर हम देखें तो एफर्ट इज सपोज एफ इंटू d2, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दोनों ज़ीरो है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो फिर प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एम जी इंटू डी वन। ठीक है, इसको एम जी नहीं बोलते हैं, सपोज़ ये जो वेट है वो डब्लू के बराबर है, सपोज़ सपोज दिस इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे, डब्लू इंटू डी वन इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी टू। इन अदर वर्ड्स, जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ एफ, और जो मेरे को वेट उठाना है डब्लू, उन दोनों का रेशियो डी टू, सॉरी, दोनों का रेशियो हो जाएगा डी वन बाई डी टू। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को आइडिया लग रहा है कि मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो डिपेंड करता है कि मैं रिलेटिवली पिवट कहाँ पे है और मैं कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, तो अगर तो नॉर्मली जैसा कि मैं बता रहा था कि हम जो फोर्स लगाते हैं
वो जनरली ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है पिवट से, और जो वेट है जिसको हमें लिफ्ट करना है उसको हम पिवट के पास में रखते हैं। पिवट जिसके अबाउट ये चीज़ फिक्स्ड है, तो ये अप डाउन ऐसे मूव कर सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, D1 कम होता है और D2 ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर D1 कम हुआ, अगर D1 कम हुआ और D2 ज़्यादा हुआ, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो 1 से कम होगी, दिस विल बी लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ रहा है इस वेट को उठाने के लिए वो कम लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर D1 कम हुआ और D2 ज़्यादा हुआ, मतलब मैंने ज़्यादा दूरी पे फोर्स लगाया, तो मैं कम फोर्स लगा के एफ भी कम हो जाएगा, क्योंकि W तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। तो बेसिकली ओवरऑल हुआ क्या, हमें बहुत भारी अगर लोड उठाना है तो हम क्या करेंगे, उसको पिवट से थोड़े कम डिस्टेंस पे रखेंगे और हम खुद बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, हम जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाएंगे, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे उतना ही कम फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा इस चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे आदित्य? एफर्ट कम लगेगा, यही चीज़ है ना, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका है, डब्लू क्या हो गया, डब्लू आपका लोड है, डब्लू आपका लोड है और जो D1 है वो लोड आर्म है। ठीक है, तो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, ये एक और तरीका है इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ऊपर देखो, ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोल दो या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर अ लीवर बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये जो नीचे हमने जिस पॉइंट पे पिवट कर रखा है ना, तो ये वाला जो नीचे से जो इस चीज़ को बैलेंस कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लोड, एफर्ट, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, इसको सपोर्ट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे पिवट हो रखा है उसको फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम, फलक्रम। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज़, अब यहाँ पे हम एक स्पेशल चीज़ डिफाइन करते हैं, ये जो एफ बाई डब्लू है, लोड और सॉरी, एफ बाई डब्लू तो नहीं, इसका जो इन्वर्स होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। ठीक है, ये जो डब्लू बाई एफ यानी लोड बाई एफर्ट का जो ये रेशियो होता है, इसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। इन जनरल इन जनरल ये चीज़ क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रेटर देन 1 होगी उतना ही ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज है, क्योंकि उतना ही कम फोर्स लगाने पे हम डब्लू को लिफ्ट कर पाएंगे, स्मॉल एफर्ट से हम एक लार्ज लोड को लिफ्ट कर पाएंगे। ठीक, तो मैकेनिकल एडवांटेज इन जनरल 1 से ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ठीक है, ये चीज़ जो हमने डिराइव किया, ये जो हमने पूरे सिचुएशन, ये जो लीवर का प्रिंसिपल समझा, ये हमने समझा किस चीज़ के लिए, पैरेलल फोर्सेस के लिए। ये जो दो फोर्सेस है ये पैरेलल फोर्सेस के लिए मैंने इस चीज़ को डिराइव किया है। ठीक है, बट अगर तो ये दोनों फोर्सेस पैरेलल नहीं भी हो, या फिर ये दो फोर्सेस, सॉरी ये दो फोर्सेस पैरेलल तो चलो हमेशा ही होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होंगी तो फिर ये ठीक से आप ये कर नहीं पाएंगे। ये बेसिकली मैंने ये जो प्रूव किया है, ये प्रूव किया है तभी के लिए जब ये दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है टू द लीवर। ठीक है, अगर ये दो फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं भी है टू द लीवर, तो भी हम ये पर्टिकुलर रिजल्ट डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, वो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट ये प्रिंसिपल तब भी होल्ड करेगा। तो प्रिंसिपल होल्ड करने के लिए बस मेरे को ये चाहिए कि ये जो लोड वाला फोर्स है और जो ये एफर्ट वाला फोर्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स होल्ड्स इवन व्हेन द पैरेलल forces load and effort are not perpendicular to this, not perpendicular to the lever, बट एक्ट एट सम एंगल टू द लीवर। मान लेते हैं ये इस एंगल पे वर्क कर रहा था, एफर्ट अकॉर्डिंगली एक एंगल पे वर्क करेगा,
दे हैव टू बी पैरेलल, ठीक है। तो ये चीज़ें ये मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को, पढ़ के देख लेना, ठीक है। ये मेन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ अ लीवर। और ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट विच ऑल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल टू लोड आर्म और ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो, मतलब इन्वर्स रेशियो हो जाता है, लोड और एफर्ट का रेशियो और लोड आर्म और एफर्ट आर्म का रेशियो, ये हो गया आपका लोड आर्म और ये है आपका एफर्ट आर्म, इन दोनों के रेशियो का इन्वर्स होता है, इन जनरल ग्रेटर देन 1 आ जाता है ये, ठीक है। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली क्या होता है? कंसेप्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है, फॉर एनी बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट इस पूरे बॉडी पे, अब देखो ये कंटिन्यूस बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी का टॉर्क लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको आप इमेजिन कैसे करोगे? आप ये सोचोगे कि ठीक है, इस बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स हैं, उन छोटे छोटे एलिमेंट्स पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट है, उस पर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट है, उस पर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, इन सब का कुछ कुछ डिस्टेंस है इस पॉइंट से, पॉइंट ए बोल देते हैं इसको। तो टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू ग्रेविटी में निकाल सकता हूँ, या कोई भी पॉइंट के अबाउट मैं ग्रेविटी की वजह से टॉर्क निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट इस पूरे बॉडी पे ग्रेविटी का जो भी टॉर्क लग रहा होगा ना, नेट टोटल टॉर्क वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि टॉर्क में पूरे एक एक्सटेंडेड बॉडी पे कैसे लगा रहा हूँ, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी पूरे बॉडी के लिए हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो फिर आप ये चीज़ समझ पाओगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क ज़ीरो होता है, ठीक है। ठीक है, पहले तो देखो इस बॉडी पे मान लेते हैं ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने मान लिया, उस पर एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन, मान लेते हैं इसका मास डीएम है, तो ये जी ग्रेविटी की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा डी एम इंटू जी, ठीक। ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स ले सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इन सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरी बॉडी हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालना चाहता हूँ कि ग्रेविटी का टॉर्क कितना बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने इस पूरे बॉडी को ब्रेक डाउन कर दिया ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में, हर एक एलिमेंट पे ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क आ रहा है अबाउट दिस पॉइंट ए, ठीक है। ये एक पॉइंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के अबाउट ये जो छोटे छोटे डीएम एलिमेंट्स हैं ये उनका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और इन सब पे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ रहा है, ग्रेविटी का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ रहा है, डी एम इंटू जी, डी एम इंटू जी, डी एम इंटू जी। तो हर एक डी एम मास के एलिमेंट पे ग्रेविटी का फोर्स पड़ रहा है, उसका कुछ डिस्टेंस है ए से, तो हर एक पे कुछ एक टॉर्क क्रिएट हो रहा होगा। टॉर्क अबाउट ए अब मैं लिखूँगा तो टॉर्क अबाउट ए एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, पहले किसी एक एलिमेंट का मैं टॉर्क लिख लेता हूँ, तो डी टाउ बोल देता हूँ उसको मैं, ठीक है। वो हो जाएगा डी एम इंटू जी, कोई एक गिवन डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इन सब को अगर मैंने ऐड अप कर दिया, समीशन कर दिया, तो मेरे को नेट टॉर्क मिल जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट ए, नेट टॉर्क मिल जाएगा अबाउट ए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इन सब को अगर मैंने समीशन कर दिया तो इन सब को मतलब ये सारे जो टॉर्क थे, ये इधर एक टॉर्क लग रहा है, ये इधर एक टॉर्क लग रहा है, ये इस एलिमेंट पे एक टॉर्क लग रहा है, इन सारे टॉर्क्स को अगर मैंने ऐड अप कर दिया तो पॉइंट ए के अबाउट मेरे को नेट टोटल टॉर्क मिल गया इस पूरे बॉडी का बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है।
वो तो हो गया कि इस पूरे बॉडी पे अबाउट अ गिवन पॉइंट ग्रेविटी का टॉर्क कितना पड़ रहा है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि कोई और पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो उसके अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क अलग हो जाएगा। कोई और पॉइंट अगर मैंने ले लिया, पॉइंट बी अगर मैंने ले लिया, तो उसके अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क अलग हो जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन दी मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ऐसे में कई सारे पॉइंट्स में ले सकता हूँ, सबके अबाउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अलग आ सकता है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है जिसके अबाउट ये जो मैंने टॉर्क निकाला है ना, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट दिस स्पेशल पॉइंट, वो ज़ीरो आता है। मतलब उस पॉइंट के अबाउट आपने सारे मासेस के लिए टॉर्क कैलकुलेट कर लिया ग्रेविटी का, वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। कंसेप्चुअली ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। तो अब यहाँ से समझो, कंसेप्चुअली इट इज़ दैट पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। तो उसको आप कैसे समझोगे, मान लेते हैं यह कैसा एक्सटेंडेड बॉडी है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 स्मॉल डीएम एलिमेंट्स है, डीएम मास के छोटे छोटे एलिमेंट्स है, ठीक है। आप इसको एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझ लो कि ये एक पार्टिकल है, आयत पार्टिकल, उसका किसी एक पॉइंट, मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट यहाँ पे उसको ओरिजिन मान लिया, उस पॉइंट के अबाउट जो ग्रेविटी का फोर्स पड़ रहा होगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं वो हो जाएगा आर आई क्रॉस उस एलिमेंट का जितना मास है, एम आई इंटू जी। तो हम टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी फॉर दिस एंटायर बॉडी अबाउट ओ, ये मैं लिख सकता हूँ समेशन ओवर आई, आर आई क्रॉस वेट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द पॉइंट ओ, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट ओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता तो ऐसे में टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द पॉइंट ओ ज़ीरो आएगा। इन अदर वर्ड समेशन आर क्रॉस एम जी, समेशन आर क्रॉस एम जी, ये आई को भूल जाओ, समेशन आर क्रॉस एम जी ज़ीरो आएगा। मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन सब की वजह से आपने आर क्रॉस एम जी, आर क्रॉस एम जी, आर वन क्रॉस एम जी, एम वन जी, आर टू क्रॉस एम टू जी, आर थ्री क्रॉस एम थ्री जी, ये सब आपने कैलकुलेट किया, उन सबको सम कर दिया, उन सब का सम ज़ीरो आएगा। ये मतलब है टॉर्क, टॉर्क ज़ीरो होने का, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है ना कि अगर बहुत छोटी बॉडी होती है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इन दोनों केसेस में आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो सेंटर ऑफ मास के बराबर आ जाता है। क्यों आता है, उसका रीज़न है। तो यहाँ पे एक केस के लिए मैंने आपको समझाया कि इफ़ बॉडीज़ आर मच स्मॉलर देन दी अर्थ, बहुत छोटी बॉडीज़, मतलब मेरा मतलब अगर बॉडी बहुत छोटा है तो उसके लिए ग्रेविटी को मोर और लेस कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। तो ये जो जी वेक्टर है वो कांस्टेंट होगा, इट विल बी सेम फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है। आइडियली तो क्या होता है, ये आर आई क्रॉस एम आई इंटू जी वैक्टर कर रहे हो, जी वैक्टर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकता है इफ़ इट इज़ अ वेरी बिग बॉडी। बहुत बड़ा बॉडी अगर हो, प्लानट के साइज़ का हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में अर्थ की वजह से जो पुल लग रहा है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। बट अगर एक छोटी बॉडी है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो जी वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा, इट विल स्टे द सेम। तो ऐसे में ये जो समीशन है उसमें से ये आर आई क्रॉस एम आई जो है, मतलब एम आई तो चलो बाहर आए, हाँ जब तक समीशन है तब तक आप एम आई को बाहर नहीं निकाल सकते, बट ये जो जी वेक्टर है ये समीशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस कि टॉक ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप निकालोगे इट विल बी इक्वल टू समीशन आर आई क्रॉस एम आई इंटू जी, फिर आर आई इज़ बीइंग मेजर्ड, ये जो पोजिशन वेक्टर है ये किसी भी एक पॉइंट ओ के अराउंड हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीशन एम आई आर आई क्रॉस जी। अब अगर ये पॉइंट ओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये ज़ीरो के बराबर होगी, और यहाँ पे क्या, जी तो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये जी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो ए ज़ीरो होगा या जी ज़ीरो होगा या इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा,
सॉरी 0 डिग्री होगा, ठीक है। बट इतना तो हमें पता है कि इनके बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो तो नहीं है, क्योंकि हम कैसे भी उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं ना। उस चीज़ को हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से रखा है सो दैट एंगल ज़ीरो है ही नहीं, जी वेक्टर और जो इसका MIRI वेक्टर है, ठीक है। क्या इशू आ रहा है? सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? बाकी लोग बताओ। हेलो। हाँ ठीक है, आप देख लो, मे बी नेट का इशू हो रहा होगा। हेजी आ रहा है? बाकी लोग बताओ। देखो वो ये थोड़ा जूम कॉल वगैरह या फिर मीट के कॉल्स में ये थोड़ा इशू रहता है, ठीक है। ऑडियो बाद में मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, जी अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो इसको मैं समीशन के बाहर लिख दूंगा। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ समीशन MIRI वेक्टर क्रॉस जी। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है और इसमें से मेरे को पता है कि ये जो जी वेक्टर ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी इसके परपेंडिकुलर बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो, एक मैंने प्लेनर बॉडी ले लिया, एक प्लेन में है सपोज, और जी जी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मान लेते हैं जी इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और ये एक प्लेनर बॉडी है, तो मैं एंगल को तो वेरी कर सकता हूँ ना। मैं इस तरीके से इनको प्लेस कर सकता हूँ सो दैट इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा ही नहीं कभी। ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह सकता कि एंगल ज़ीरो होने की वजह से ये चीज़ ज़ीरो है, क्योंकि एंगल इज़ वेरिएबल, मैं वेरी कर सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट के एंगल्स को। और दूसरी बात, ठीक है, अगर एक प्लेनर बॉडी ले लिया तो समेशन MIRI बेसिकली उस प्लेन में जो भी वेक्टर्स हैं उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी प्लेन पे ही लाई करेगा। और प्लेन को मैंने अभी बताया कि प्लेन को मैं इस तरीके से ओरिएंट कर सकता हूँ कि वो जी के साथ कैसा भी एंगल बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो हो। तो इसका मतलब एंगल भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर एंगल भी ज़ीरो नहीं है, जी भी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब बस एक ही है कि ये वाला वेक्टर ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये वाला वेक्टर ज़ीरो होगा मतलब समेशन MIRI इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक। तो अगर समेशन MIRI अगर ज़ीरो है तो ये तो हमने पढ़ा था कि यही होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है जिसके अबाउट अगर मैंने समेशन MIRI निकाला तो वो ज़ीरो आता है, ठीक है। वैसे इस चीज़ को जो ये मास और पोजीशन वेक्टर का जो ये प्रोडक्ट है उसको मोमेंट ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की ये प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप पूरे बॉडी का अगर मास मूवमेंट निकालते हो तो वो ज़ीरो आता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने समेशन MIRI अगर निकाला तो वो ज़ीरो आता है। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब यही हो गया कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ज़ीरो है, क्योंकि ये जो MIRI मैं निकाल रहा था वो तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड निकाल रहा था, ये जो ओ पॉइंट है ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही था, ठीक है। तो ये पूरे डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जी को कांस्टेंट होना चाहिए। अगर जी कांस्टेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्म ग्रेविटी अगर नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट अगर चेंज हो रही है, तो ऐसे में मैं ये चीज़ को नहीं डिराइव कर पाता। तो अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होता है, ठीक है। जो कि यूनिफॉर्म होगी अगर बॉडी बहुत छोटी होगी तब तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, ठीक है। ऐसे ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली आया कैसे। इन चीज़ों को रीज़न आउट करना आपको ट्वेल्थ में जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट ओ है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इस पॉइंट ओ के अबाउट मैं किसी भी, ये मान लो आयत पार्टिकल है उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, उसका कोऑर्डिनेट RI है, पोजीशन वेक्टर RI है, उसका मास MI है, ठीक है। तो
torque because of gravity about the point O, it will be equal to summation mi into, sorry, it will be equal to summation ri क्रॉस mi into g, या फिर आप इसको भूल जाओ। ith एलिमेंट पे जो टॉर्क पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अबाउट द पॉइंट ओ, वो कितना हो जाएगा, आर आई क्रॉस एम आई इंटू जी, है ना। ये क्लियर है ना सबको। अब नेट टोटल टॉर्क निकालना है। मान लो इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी को आप ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान सकते हो, ठीक है। पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए समझ जाओ, फिर रिजिड बॉडी का भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन सारे पार्टिकल्स पे जो भी फोर्सेस पड़ रहे होंगे, उन सब फोर्सेस की वजह से कुछ, उन सब पे ग्रेविटी का फोर्स पड़ रहा होगा, उन सब पे ग्रेविटी के फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क होगा। तो नेट टोटल टॉर्क ऑन दिस एंटायर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं निकालना चाहूँ, वो हो जाएगा, उसको अगर मैं लिखता हूँ तो टोटल टॉर्क अबाउट ओ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दैट विल बी इक्वल टू इन सारे पार्टिकल्स पे जो ये आर आई क्रॉस एम आई इंटू जी आ रहा है, उन सब का सम, है ना। तो समेशन आर आई क्रॉस एम आई इंटू जी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टॉर्क। अब अगर तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इफ़ ओ इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन इसका मतलब टॉर्क अबाउट ओ ऑफ ग्रेविटी दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये तो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। अब देखो, अगर तो ये बॉडी बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू दी अर्थ, तो ऐसे में क्या होगा कि बॉडी के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाने में ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी, ग्रेविटी का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ, दैट जो जी वेक्टर होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो अब फिर से देखो, टॉर्क अबाउट, ये जो टॉर्क मैंने निकाला था अबाउट ओ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो कि है समेशन आर आई क्रॉस एम आई इंटू जी वैक्टर के बराबर, और ये ज़ीरो होगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ठीक है। अब इस पे फोकस करते हैं। मैंने बोल दिया जो जी वेक्टर है वो कांस्टेंट है, वो सबके लिए सेम है, तो उसको मैं समेशन के बाहर निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन आर आई क्रॉस एम आई टाइम्स जी वेक्टर, है ना। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, एम आई तो स्केलर है, उसके साथ थोड़ी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो एम आई तो स्केलर है, वो तो चलो कहीं पे भी हम फ्लोट कर दे, बट वो समीशन के अंदर ज़रूर रहेगा। एम आई आर आई वैक्टर क्रॉस जी वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये स्टेप में किसी को डाउट है? मैंने बस जी को समीशन के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको समीशन के बाहर निकाल दिया। अब इसके आगे देखो, समीशन एम आई आर आई क्रॉस जी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो ज़ीरो है। क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, जब या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो या उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया कि ये बेसिकली एम आई आर आई क्या है। समीशन एम आई आर आई का मतलब है कि ये जो बॉडी के जो भी ऐसे पोजीशन वेक्टर्स है, छोटे 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 जो पार्टिकल्स है जो इस बॉडी को मेकअप करते हैं, उन सब का मैंने पोजीशन वेक्टर किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। मतलब मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ इन सारे पोजीशन वेक्टर्स का, ठीक है। तो अगर तो ये बॉडी एक प्लेनर बॉडी है, एक प्लेन में लाई करती है, तो ठीक है। अब मैं इस चीज़ में नहीं जाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही होगी ये बात, ठीक है। ये मैं क्लास में अगर किसी को और अच्छे डिटेल में डिस्कस करना है तो बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा, बट आप ऊपर ऊपर से इतना समझ लो कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो ज़रूरी नहीं कि 0 डिग्री हो, वो कोई कोई भी एंगल बन सकता है, ठीक है। और वो एंगल को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, तो वो एंगल तो ज़ीरो होगा नहीं। तो अगर वो एंगल ज़ीरो नहीं है, जी वेक्टर ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो है, एंगल भी ज़ीरो नहीं है, तो इसका एक ही मतलब है कि ये चीज़ को अगर ज़ीरो होना है तो इसका मतलब इसे ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब समेशन एम आई आर आई विल हैव टू बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर समेशन एम आई आर आई ज़ीरो है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया फिर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है ऑफ द बॉडी जिसके अबाउट आप मैंने समेशन एम आई आर आई अगर निकाला तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ही ये है कि ओ इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यही था डेरिवेशन में।
कहीं पे भी समेशन एम आई आर आई अबाउट एनी पॉइंट पी इज़ ज़ीरो अगर लिखा आता है तो वो आप समझ जाओ कि इसका मतलब पी ही सेंटर ऑफ मास होता है। ये सेंटर ऑफ मास डिस्कस करते टाइम भी मैंने आपको समझाया था, डिराइव भी कराया था। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आ जाता है अगर ये चीज़ होल्ड करे तो। इस चीज़ के लिए मैंने ये प्रूव किया। ये अगर उस बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जी की वैल्यू अगर सेम रही तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आ जाएगा। बट ये है वैसे अलग चीज़ें, ठीक है। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग है, बड़े मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़े, आप समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े। नॉर्मल बड़े से आप क्या समझते हो, एक 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 अब एक शिप या मे बी दो शिप, तीन शिप, उससे भी ज़्यादा बड़ा। क्योंकि एक शिप के लिए भी, हाँ वही प्लानिटरी साइज़ होना चाहिए, तभी तभी जाके एक उस प्लानट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो अर्थ का पुल होगा वो अलग हो सकता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। अब सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो किसी एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बट अब अगर सन की बात करने लगेंगे तो जो प्लैनेट्स होंगे ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, तो वहाँ पे फिर हमें प्लैनेट से भी बड़े ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। बट हाँ, प्लैनेट और प्लैनेट की बात अगर करें तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट अगर करने जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होगा वहाँ पे। या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दी जा सकती है, ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ग्रेविटी इस तरीके से वैरी कर रहा है, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस निकालो। स्कूल एग्जाम्स में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि दो दो सिचुएशंस, अगर तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी है या फिर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम आ जाए, बराबर आ जाती है। एक्चुअली ये बोलना थोड़ा इनकरेक्ट रहेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस क्या होता है वहाँ पे, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप डिफाइन कैसे करोगे, ग्रेविटी लग ही नहीं रहे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा है बट ये रॉन्ग पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी रहेगा जब ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो ये आपको याद करके रखना है, एक। अच्छा दूसरी बॉडी, हाँ दूसरी बॉडी क्या कह रहा हूँ, दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना तो आपको समझ आया ना कि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सेंटर ऑफ मास इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन अ बॉडी, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे तो डिपेंड करेगा हल्का हल्का, बट इवन मोर देन दैट इट डिपेंड्स ऑन द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा कि पॉइंट टू पॉइंट ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है क्या। अगर कांस्टेंट है तब तो फिर ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक। अब एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको एनसीईआरटी में कि किसी एक बॉडी का कोई भी एक इरेगुलर शेप लैमिना है। अगर लैमिना का मतलब मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो इतना समझ लो, लैमिना का मतलब है एक प्लेनार बॉडी, एक प्लेन में है जो, ठीक, फ्लैट फ्लैट बॉडी उसको लैमिना बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक इरेगुलर लैमिना है, मतलब इस टाइप का एक इरेगुलर लैमिना, ये पूरा एक प्लेन में है लेकिन, तो ऐसे एक लैमिनार बॉडी के लिए मैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकता हूँ, उसका एक हल्का छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ठीक है। तो वो उसमें करते क्या है कि ये जो ऐसा एक लैमिनार बॉडी है, इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट इसको पहले फिक्स कर दूंगा। फिक्स करके जब मैं इसको छोड़ देता हूँ ना तो क्या होता है, अगर तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा, इसके हर एक पॉइंट पे कुछ कुछ ग्रेविटी का फोर्स पड़ेगा और नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी नॉन ज़ीरो होगा। तो अगर नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी नॉन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये चीज़ हल्का सा रोटेट करेगी, है ना। रोटेट करेगी, कब तक रोटेट करेगी, तो देखो, क्योंकि ये पॉइंट क्योंकि ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, तो ये रोटेट करेगी, कब तक रोटेट करेगी, तब तक रोटेट करेगी जब तक कि ये पूरी तरह वर्टिकल नहीं हो जाती। क्योंकि जब ये वर्टिकल हो जाएगी तो फिर आप देखो, जब वर्टिकल हो जाएगी तो इस हिंज के अबाउट, इसी पॉइंट पे ये एक तरीके से हिंज्ड है, इस हिंज के अबाउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब जब ये पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगी तब जो ये
सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप मान सकते हो ना कि सारा, या फिर आप उसको वैसे मत समझो, ये जब पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगा तो इसके हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी का जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इस हिंज के थ्रू पास करेगा। तो अगर वो हिंज के थ्रू पास करेगा तो फिर टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अपने आप से ज़ीरो हो जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है, इसको ऐसे देखो, पहले आप पढ़ लो इस चीज़ को। इफ़ वी सस्पेंड अ बॉडी फ्रॉम एनी पॉइंट पी देन द वर्टिकल लाइन विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ अभी। इसका एक्सप्लेनेशन ही मैंने नेक्स्ट वाले पेज में डिस्कस किया है कि मान लेते हैं कि वो एक इरेगुलर लैमिना था, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि ये इरेगुलर लैमिना, मैं उसको साइड से देख रहा हूँ, तो साइड से मेरे को ऐसा दिखेगा, फ्लैट ऑब्जेक्ट है, साइड से अगर मैं देखूंगा तो वो एक ऐसा स्ट्रिप जैसा नज़र आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको किसी एक पॉइंट ओ पे फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया एक थ्रेड से, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे को पता है, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है तो अलग अलग पॉइंट्स पे ग्रेविटी का फोर्स पड़ेगा, उसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस वाले पोर्शन, जो ग्रेविटी का टॉर्क है उसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर, किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं मान सकता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो वो कब तक रोटेट करेगा। पहली बात तो रोटेट क्यों करेगा, क्योंकि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी नॉन जीरो है, तो किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मान लो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक। अब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है तो कब तक रोटेट करेगा, तब तक रोटेट करेगा जब तक उस पर टॉर्क ज़ीरो नहीं हो जाता। तो वो सिचुएशन तब आएगा जब ये पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो वर्टिकल हो जाएगा तब आप खुद देखो, हर एक पॉइंट को उठाओ, उस पर ग्रेविटी का फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फिर ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क होगा अबाउट ओ वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का लाइन ऑफ एक्शन ही पास कर रहा है इस हिंज वाले पॉइंट से। कभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस के एक्सेस के थ्रू पास करेगा तो फिर ज़ीरो हो जाएगा ना। तो तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा एक फ्लैट ऑब्जेक्ट लिया, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने फिक्स किया और उसको ऐसे हैंग कर दिया तो वो इस तरीके से मूव कर जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। लेकिन आपको ये पता है कि जैसा भी वो वर्टिकल होता है ना, तो जब वो वर्टिकल हो रहा है, मान लो ऐसे वर्टिकल हो गया, तो, तो इतना आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस वाले लाइन पे लाई करेगी, क्योंकि लाइन पे जब लाई करेगी तभी तो टॉर्क ज़ीरो हो रहा है, और तभी तो वो बॉडी रोटेट करना रोक रही है। रोटेशन तभी तो रुकेगा ना जब टॉर्क ज़ीरो होगा। तो इस वर्टिकल लाइन पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं लाई करता है, वो आपको पता है। तो ऐसे करके आपने दो तीन अगर पॉइंट ले लिए, उन सब के लाइंस ज्वाइन कर दिए, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये बाकी लोग बताओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का। बाकियों को समझ आया। क्या बोल रहे हो आप? तो फिर आप खुद समझ लो क्या होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर मैंने हैंग किया तो ग्रेविटी की वजह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस पेंसिल का अगर मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर लिया ना, तो उसके अबाउट जैसे ही मैं अपने फिंगर को रखूँगा ना, ये रोटेट नहीं होगा। और ये देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके हम दो तीन ऐसे पॉइंट्स ले लेंगे, दो तीन पॉइंट्स पे इसको फिक्स करके फिर देखेंगे कि कब जाके वो बैलेंस होता है, और फिर एक एक वर्टिकल लाइन बना देंगे, और फिर इन लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। अच्छा चलो, कुछ टॉर्क रिलेटेड एग्जांपल्स है वो देखते हैं। A metal bar 70 centimeter long and 4 kilograms in mass supported on two knife edges 10 centimeter from each end. A 6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reactions at the knife edges. मतलब बेसिकली सिचुएशन थोड़ा ऐसा है, ये आपके पास एक मेटल बार है, ठीक। सेकेंड, ये एक मेटल बार है, और यहाँ पे एक नाइफ आपने लगा दिया, यहाँ पे एक नाइफ आपने लगा दिया,
इधर एक नाइफ लगाया है, इधर एक नाइफ लगाया है, और दोनों नाइफ का जो मेटल बार के एंड से डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये जो है 10 सेंटीमीटर्स है, ये जो है ये 10 सेंटीमीटर्स है। अब क्या किया, अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम वन एंड, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे आपने एक वेट लगा दिया। 6 किलोग्राम वेट, 6 किलोग्राम वेट आपने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, अच्छा ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। ठीक है, ये नाइफ एजेस, ये एक्चुअली नाइफ्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को नॉर्मल फोर्सेस निकालने हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ से वेट अगर नीचे लग रहा है और मेटल बार का खुद का भी कुछ वेट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मेटल बार का वेट आप कहाँ पे दिखाओगे, मास आप कहाँ पे दिखाओगे। बेसिकली मेटल बार का जो भी वेट होता है, मास होता है, वो आप उसके सेंटर ऑफ मास पे दिखा, एक्चुअली आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखाते हो, ठीक है। जनरली आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखाते हो, बट इन जनरल क्योंकि छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होता है, तो आप पहले इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखोगे, और इस बॉडी का जो भी नेट टोटल, इस बॉडी पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखाते हो, जो कि सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो एग्जैक्टली हाफ वे होगा यहाँ पे, ठीक है। पूरे का जो लेंथ है दैट इज़ 70 सेंटीमीटर, दिस एंटायर लेंथ इज़ 70 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा बीच में, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर्स, 35 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसका वेट आप, इस बार का वेट यहाँ पे दिखाओगे, 4 किलोग्राम मास का जो वेट है वो कितना होगा, 4g, 4g, ठीक है। इसको भी मैं वैसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये 6g के बराबर है, इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ, ठीक है। मेरे को निकालना है रिएक्शन एट द नाइफ एजेस। तो सपोज़ ये इस वाले एज पे n1 रिएक्शन फोर्स आ रहा है, इस वाले एज पे n2 रिएक्शन फोर्स आ रहा है, ठीक। अब पूरी चीज़ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये मैटर नहीं करता कि मैं किस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क को ज़ीरो करूँ, हर जगह नेट टॉर्क ज़ीरो आएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। क्या हुआ, हाँ गिवन है, इक्विलिब्रियम में होगा ही ना। दो जगह से आपने नाइफ लगा दिया है, एक रॉड है, इसको आपने दो जगह से ऐसे, अरे यार सॉरी, ये ऐसा है, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही ना, ऊपर से चाहे कितना भी फोर्स लगा दूँ ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक मेरी उंगलियां नहीं टूट जाती। किसी भी मास को दो जगह से सपोर्ट करोगे इक्विलिब्रियम में ही रहेगा जब तक कि कोई एक स्ट्रक्चर टूट नहीं जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको थोड़ा क्वेश्चन से समझना होता है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ ये सिचुएशन क्या दिया जा रहा है और एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलने का भी इंपॉर्टेंस है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और होमोजीनियस है, इसी वजह से उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा। और सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो आप जो है वो उधर दिखा देते हो। एक्चुअली आपको अगर कहीं पे भी किसी एक बॉडी का जो वेट वाला फोर्स है ना वो दिखाना है ना, वो आप हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखाओगे, ठीक है। बट छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास सेम होता है, तो मैंने अकॉर्डिंगली सेंटर ऑफ मास पे उसका वेट दिखा दिया, विच इज़ इक्वल टू 4g। और जो 6 किलोग्राम्स का मास जो था वो मैंने 30 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड पे लगाया है, तो वो 6g मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब दोनों चीज़ें हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, क्योंकि ये चीज़ ऐसे मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर होता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकाल लूँ ना वो सेम आएगा। तो इट डज़ नॉट मैटर, मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क का ज़ीरो दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अबाउट भी टॉर्क ज़ीरो कर सकता हूँ, इसके अबाउट भी टॉर्क ज़ीरो कर सकता हूँ, इसके अबाउट भी टॉर्क ज़ीरो कर सकता हूँ, टू गेट माई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, हमेशा ऐसे पॉइंट पे स्टार्ट करो जो कि सबसे ज़्यादा फोर्सेस को ज़ीरो बना दे, सबसे ज़्यादा अननोन फोर्सेस को ज़ीरो बना दे, मतलब सबसे ज़्यादा अननोन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क निकाल रहे हो उसको ज़ीरो बना दे। यहाँ पे मैंने अगर अपना एक्सेस ले लिया तो 4g तो मेरे को पता है, तो इसको मैं यहाँ पे मैं एक्सेस तो नहीं लूँगा क्योंकि 4g तो मेरे को पता है, यहाँ पे भी मैं नहीं लूँगा क्योंकि 6g तो मेरे को पता है। तो n1
वाला लोकेशन या n2 वाला लोकेशन, इन दोनों में से किसी एक लोकेशन को मैं अपना एक्सेस बनाऊंगा नेट टॉर्क ज़ीरो दिखाने के लिए, सो दैट मेरे को एक ही अननोन को हैंडल करना पड़े, दूसरा अपने आप से ज़ीरो हो जाए। इसकी वजह से टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा अगर मैंने इसको एक्सेस ले लिया, या फिर मैंने अपना एक्सेस यहाँ पे बना दिया तो इसकी वजह से टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक को ले सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लो इस वाले पॉइंट को ले लिया, ये मेरा एक्सेस है सपोज़, इसको मैंने ए बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा, नेट टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू ज़ीरो। अब एक एक करके, अच्छा ए नहीं करके, नहीं ठीक है, ए के अबाउट अगर मैं करता हूँ तो मेरे को डिस्टेंसेस अलग से फिर से निकालने पड़ जाएंगे। ठीक है, डजेंट मैटर, बट मेरे को n1 का वैल्यू पता लग जाएगा। तो देखते हैं पहले n1 की वजह से टॉर्क, तो इट विल बी इक्वल टू n1 इनटू डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 25, 25 प्लस ये जो डिस्टेंस है ये फिर से 25 ही है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 10, यहाँ से 10 कम कर दिया, मतलब 50 ही तो बचा ना, पूरा डिस्टेंस 70 है। तो आप ये इसको ऐसे लिखोगे n1 इंटू 70, इन विच सॉरी n1 इंटू 50, 50 कौन से डायरेक्शन में, तो इसकी टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की, प्लस अब 6G की वजह से 6G इंटू 6G का डिस्टेंस कितना होगा, ये 25 है और ये 5 है ना, ये 30, ये 35, तो ये 5, 25 प्लस 5 हो जाएगा 30, तो 6G इंटू 30, और इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, प्लस लास्टली आपका ये है 4G की वजह से कितना टॉर्क आ रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, एंड दैट टॉर्क विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 नाउ। तो ये हो जाएगा 4G इंटू 25, ये भी इस डायरेक्शन में, ये ज़ीरो है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों को एक साइड पे लिख देता हूँ, इसको ऑपोजिट साइड पे लिख देता हूँ। तो n1 इंटू 50 दिस इज़ इक्वल टू 6G इंटू 30 विल बी इक्वल टू 180G प्लस 4G इंटू 25 विल बी इक्वल टू 100G, जो कि आपका आ जा रहा है 280G के बराबर। ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल कर दिया मैंने, n1 की वैल्यू आ जाएगी 28G डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इस तरीके से मैंने n1 का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है ना कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो अब सेकेंडली n1 आ गया, अब n2 मेरे को निकालना। अब n2 निकालना तो इजी है, मैकेनिकल मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लगा दूंगा तो अपने आप से आ जाएगा n2 का वैल्यू। ठीक है, तो सिंस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब n1 प्लस 4 सॉरी n1 प्लस n2, ये नेट अपवर्ड फोर्स हैज़ टू बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो n1 प्लस n2 विल बी इक्वल टू 6G प्लस 4G, 10G के बराबर। तो इसका मतलब n2 इज़ इक्वल टू 10G माइनस 28G डिवाइडेड बाई 5, तो 50 माइनस 28 लगभग 22G डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे G की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली G का वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 56 न्यूटन आ जाएगा, और ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 44 न्यूटन्स। ठीक है, ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, बाद में आप चेक कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट ये a 3 meter long ladder weighing 20 kilograms leans on a frictionless wall, its feet rest on the floor। तो एक लैडर है, वो वॉल पे रेस्ट कर रहा है, और उसका जो फीट है इट्स वॉल फ्रिक्शनलेस है, एंड इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्लिक है ये वाला सरफेस, बट ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या लैडर बैलेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको मानना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। ठीक है, यहाँ बता नहीं रखा है कुछ, यहाँ पे बता नहीं रखा है, ये मान लो ये डायग्राम आपके पास नहीं होता तो यहाँ पे ये बता नहीं रखा है कि वहाँ पे फ्रिक्शन है, सॉरी डायग्राम होगा बट फोर्सेस नहीं दिखाई होंगी। तो
तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस वाली बात है कि बिना फ्रिक्शन के तो ये बैलेंस हो नहीं पाएगा, तो मेरे को फ्रिक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फ्रिक्शन ले लोगे, फ्रिक्शन होगा नेट फ्रिक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के क्योंकि बैलेंस हो नहीं सकता। ठीक ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये निकालना है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। ठीक है, अब देखो रिएक्शन फोर्स की बात की गई है। ठीक है, वॉल पे तो रिएक्शन फोर्स वही जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वही है, बट जो फ्लोर पे रिएक्शन फोर्स होगा वो इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो होगा रिएक्शन फोर्स। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी रिएक्शन फोर्स पूछा जाता है ना, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक करके इन वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं बाय बाय इंश्योरिंग कि, इंश्योरिंग तो नहीं, मतलब हमें पता है कि अगर ये लैडर इस तरीके से रेस्ट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों चीज़ें हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अब यहाँ पे आपको बस इंटेलिजेंस इस तरीके से दिखाना है कि आप कौन से एक्सिस को आप सिलेक्ट कर रहे हो टू पुट नेट टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो। आप एक्सेस कहीं पे भी ले सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर होता है तो किसी भी एक्सेस के अबाउट आप टॉर्क निकाल लो सेम आएगा। ठीक है, तो आप खुद से ऐसा एक एक्सेस सेलेक्ट करोगे जिसके अबाउट सबसे ज़्यादा फोर्सेस का टॉर्क, सबसे ज़्यादा अननोन फोर्सेस का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो फ्रिक्शन है, एक नॉर्मल है, दो अननोन फोर्सेस है, और यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, ये आपका लैडर है, ये वॉल है और ये फ्लोर है। लैडर वॉल पे ऐसे रेस्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे वॉल एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो फ्लोर है वो एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा अपर डायरेक्शन में, एंड एट द सेम टाइम एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा रहा होगा, अदरवाइज़ क्या है, ये जो लैडर है वो खिसक के उस साइड चली जाएगी। ठीक है, तो आप देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, और ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको एन टू बोल देते हैं। ठीक है, एन टू और एफ दोनों ही अननोन है, और यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है, और आपका एम जी जो आप दिखाओगे वो सेंटर ऑफ मास पे दिखाओगे विच इज़ हाफ वे अक्रॉस दिस स्लैंट लेंथ। ठीक है, स्लैंट लेंथ के हाफ वे पे है। ठीक है, तो वो यहाँ पे 3 मीटर्स पे है, वहाँ पे दिखा रखा है वेट, ये एन, ये एफ, ये एफ टू और ये एफ वन। ठीक है, तो टॉर्क अगर आपको ज़ीरो करना है तो बहुत सारे, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, बट आप किससे स्टार्ट करोगे, आप इससे स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट को आप एक्सेस मानोगे क्योंकि इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क ज़ीरो हो गया, नॉर्मल फोर्स का टॉर्क ज़ीरो हो गया, और इसके अबाउट आप मेरे को टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मेरे को डायरेक्टली F1 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मैं निकाल रहा हूँ ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो, जो वो डिस्टेंस लेते हैं ना आर क्रॉस एफ, या तो आर क्रॉस एफ करो या फिर आप आर इंटू एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो वो जो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करते हो ना, वहाँ पे वो जो आर परपेंडिकुलर होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो ये जो F1 के लिए अब मैं R लिखूँगा ना, वो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा विच इज़ गिवन टू मी एज इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो इसको मैंने O बोल दिया। नेट टॉर्क अबाउट O को मैं ज़ीरो अगर करूँगा तो इसका मतलब क्या है, F1 इंटू 2√2, कौन से डायरेक्शन में, तो इसकी टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये इसको इस तरीके से रोटेट करवाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा मैं इनफॉर्मली इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी स्कूल एग्जाम्स में जब आप लिखोगे ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप पॉजिटिव मानोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को आप नेगेटिव मानोगे। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको प्लस मानोगे, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट लिखता हूँ उसको माइनस मानोगे। ठीक है, तो F1 इंटू 2√2 प्लस ये दो ही फोर्सेस है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ से भी आइडिया लग जाएगा कि आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो जब आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे नेट टॉर्क, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम होते हुए अगर एक ही फोर्स आ रहा है फिर तो नहीं हो सकता है। या फिर या फिर आपने जब टॉर्क लिख रहे हो तो दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो फिर उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, कुछ फोर्स को आपने उल्टा उल्टा दिखाया है। ठीक है, तो एनीवे हम जो कर रहे थे, F1 की वजह से मैंने टॉर्क निकाल दिया, इस लैडर के वेट की वजह से जो टॉर्क है उसके लिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है।
तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा कितना है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस मेरे को 1 पता है, ये डिस्टेंस कितना होगा कोई बता सकता है, कैसे निकालेंगे? हाँ, आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है, देखो ये पूरा लेंथ 3 है, दिस एंटायर लेंथ इज़ 3, इसका जो सेंटर ऑफ मास हाफ वे थ्रू आएगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, दिस सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, उनके जो साइड्स का रेशियो है वो सेम रहेगा। तो ये अगर x है, इसको अगर आप x बोल देते हो, इस वाले लेंथ को अगर आप x बोल देते हो, तो आपको पता है x डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3। क्यों? दिस डिवाइडेड बाई टोटल विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई टोटल। तो इससे आप x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे, mg वाला जो फोर्स है w इंटू 1/2, और इसका टॉर्क होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों का सम 0 है। मेरे को निकालना क्या है, F1 निकालना है, और एनीवे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, इसको दूसरे साइड ले जाओगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा F1 इंटू 2√2। अब W की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसका मास दे रखा है 20 किलोग्राम्स, तो इसका वैल्यू होगा 20 g, 20 g इंटू 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब F1 का वैल्यू आ जाएगा, विल बी 10 g डिवाइडेड बाई 2√2, विच इज़ 5 g डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल के देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप g की वैल्यू 9.8 यूज़ कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि √2 को फिर आप अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बोल सकते हो, और फिर ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, 7 के फैक्टर्स हो जाते हैं, एक्चुअली 14 से ही डिवाइड हो जा रहा है ना। 14 का 1 सर, और ये 7, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 35 न्यूटन आ जा रहा है। ठीक है, ये F1 आ गया। अब एक बार F1 आ गया तो इसके बाद आप फ्रिक्शन और N भी निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे आप? इक्विलिब्रियम यूज़ कर लोगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है कि ये ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में ज़ीरो होगा। आप कैसे नेट फोर्स ज़ीरो करते हो? समेशन एफ एक्स ज़ीरो करोगे, समेशन एफ वाई ज़ीरो करोगे, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, एफ एक्स अगर ज़ीरो करते हो तो इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्सेस है, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्सेस है वो ज़ीरो है। इस डायरेक्शन में एक तो फ्रिक्शन फोर्स है और एक F1 है, तो यहाँ से आपके पास फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा F1 के बराबर। अच्छा, दूसरे वाले इक्वेशन एफ वाई ज़ीरो है, एफ वाई ज़ीरो मतलब ये जो वेट है ये, प्लस इस पे जो ये नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है इस पॉइंट पे फ्लोर की वजह से इस लैडर पे, उनका सम भी ज़ीरो होगा। तो n तो आपका डायरेक्टली w के बराबर आ जाएगा। तो जो ये n है वो डायरेक्टली w के बराबर आ जा रहा है, और w क्या है 20 g, और f तो आपको पता है इट इज़ 5 g/√2। ठीक है, फिर इसके बाद आप रिएक्शन फोर्स, नेट टोटल रिएक्शन फोर्स, जिसको यहाँ पे F2 नाम दिया गया है, F2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। ठीक है, कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हो बाद में, बट इसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, नोट्स में भेज दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक बचता है, उसमें उसमें से कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, अभी ये आप लोगों के पास टाइम कितना है? टाइम ऐसे मतलब कितनी देर तक आप पढ़ सकते हो? अच्छा, ठीक है, 29 को है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे क्या करना है। आ, बाकी अभी इस चैप्टर में मेन दो चीज़ें बचती है, एक तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचता है,
और उसके बाद फिर ये जो रोटेशन के जो किनेमैटिक्स और डायनामिक्स है वो है। और उसके बाद फिर रोलिंग मोशन है। ठीक है, तो मेजर 3 टॉपिक्स बच रहे हैं अभी भी। तो इसको ठीक है, अभी तो यहीं पे